अवसर पर हम लातूर के वरिष्ठ हिंदी साहित्यिक डॉक्टर सतीश जी यादव सर इनके साहित्य लेखन पर प्रकाश डालने वाले हैं। मैं रोहिणी साळुंके, नेटिजन फाउंडेशन स्कूल्स लातूर से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी विषय के बारे में कहा था कि हिंदी स्वराज्य की भाषा है। उसका प्रश्न है, जब तक हिंदी राष्ट्रीय व्यवहार में के काम में नहीं आएगी तब तक राष्ट्र की उन्नति शीघ्र गति से नहीं होगी। हिंदी हिंदुस्तान की शान है, पहचान है, और इसी पहचान को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर सतीश जी यादव जैसे लोग आज साहित्यकार कर रहे हैं। तो चलिए हम उनसे रूबरू होते हैं। तो उनसे रूबरू होने से पहले हम उनके जो साहित्य के पुस्तकें हैं उनका परिचय ले लेंगे। तो देखिए, ये सतीश जी यादव सर की पुस्तकें हैं, उनका ग्रंथ का भंडार है। देखिए, कोई भी साहित्यिक कब बड़ा होता है तो वो अपने आप को उसमें पूरी तरह से ढाल लेता है। सतीश जी यादव सर एक ऐसी शख्सियत है जिनसे प्रेरणा लेकर हम जैसे और न जाने कितने लोग प्रेरित होते हैं। उनके व्यक्तित्व को जानने से पहले हम ये जो ग्रंथ भंडार देख रहे हैं तो उन्होंने जो 18 उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, ये जो पुस्तकें हैं, ये सारी पुस्तकें सतीश जी यादव सर ने लिखी है। वो एक अनुवादक है, लेखक है, निष्णात अध्यापक है, कुशल संगठक है और एक ज्येष्ठ हिंदी साहित्यिक के रूप में वो उभर आए हैं। और उनके ये जो ग्रंथों का भंडार है उसे देखकर हमें लगता है कि पुस्तकों से ही मस्तिष्क सुधारा जा सकता है, और सुधरा हुआ मस्तिष्क कभी किसी बुरे विचारों के सामने झुकता नहीं। और हम गुरुदेव के जो डॉक्टर हमारे सतीश जी यादव सर है, उनके व्यक्तित्व को देखकर ये समझ सकते हैं कि उनके ये जो ग्रंथ है तो इन्हीं ग्रंथों के कारण वो इतने बड़े हो पाए हैं। तो चलिए हम उनका परिचय देते हैं। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम लातूर के वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार डॉक्टर सतीश जी यादव सर, इनसे मिलने आए हैं। उनके साहित्य का परिचय करने हम यहाँ पर आए हैं। आज तो सबसे पहले मैं हिंदी दिवस के अवसर पर गुरुदेव डॉक्टर सतीश जी यादव सर को मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, प्रणाम करती हूँ सर, नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुदेव डॉक्टर सतीश जी यादव सर को हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ सर, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हमने अभी अभी उनके साहित्य का मतलब परिचय लिया है, तो उनका संक्षेप में परिचय मैं आपको बताती हूँ कि सतीश जी यादव सर एक ग्रामीण क्षेत्र से आते थे और पिछले 27 सालों से वो हिंदी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे थे। उनके जो शिक्षा है वो 11वीं से PhD तक हमारे लातूर के दयानंद महाविद्यालय में पूरी हुई है, और उन्होंने अब तक 17 पुस्तकें लिखी है। उनके व्यक्तित्व के बारे में हम जानने लगे तो वो निष्णात अध्यापक है, कुशल संगठक है, एक सजग समाजकर्मी के रूप में वो विख्यात है। तो ये उनका अल्प परिचय मैं दे रही हूँ। वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर। महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर दूसरे राज्यों में भी अपने विचार लोगों तक पहुँचा चुके हैं, लोग उन्हें जानते हैं। तो आइए सर से हम उनके इस साहित्य के सफर के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। सर, आपसे मेरा पहला ये सवाल है कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपकी मातृभाषा मराठी है, आप एक किसान के पुत्र हैं, फिर भी हिंदी के प्रति आपका जो प्रेम है वो देखकर मुझे प्रश्न मेरे मन में आता है कि हिंदी के प्रति आपका झुकाव कैसे? सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। रोहिणी जी और तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित शोएब जी, हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और देश के तमाम उन सभी हिंदी सेवियों को अभिवादन
जो निरंतर हिंदी की सेवा में जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि हिंदी की ओर रुझान होने का कारण क्या है? मैं किसान हूं, किसान परिवार से हूं। किसानी हमारा पुश्तैनी व्यवसाय रहा है और ठीक उसी समय मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। किसान रोज बरोज प्रकृति से लड़ता है और किसान पुत्र परिस्थिति से लड़ता है। किसान के पुत्रों में एक उनके हाथ में बात होती है, वो है परिश्रम। खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत करो और अपने को सिद्ध करके जाओ। जहां तक हिंदी के प्रति रुझान का सवाल है, स्नातक स्तर की कक्षा से लेकर एमए तक की पढ़ाई जो हमने की और जिस शिक्षा संस्थान का आपने उल्लेख किया, दयानंद शिक्षण संस्थान, उस शिक्षा संस्थान में एक ऐसा महावृक्ष की छाया में हमें पढ़ने का अवसर मिला, जिन्होंने हमें सींचा, बनाया, तैयार किया और भाषा के प्रति एक रुचि पैदा की। वे मेरे गुरुदेव डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी। हम निजी तौर पर और जाहिर तौर पर यह मानते हैं कि हमारे व्यक्तित्व की बुनावट में रणसुभे जी का बड़ा हाथ रहा है। रणसुभे जी एक साधना का नाम है, जिनकी 68 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और देश के कई पुरस्कारों से वे सम्मानित हो चुके हैं। यह मेरे लिए बहुत गौरव का विषय रहा, सौभाग्यशाली रहा हूं कि उनकी छत्र छाया में मुझे 5 साल पढ़ने का अवसर मिला और कहीं न कहीं वो जो सृजन के बीज होते हैं वो मुझ में संक्रमित होते गए। हिंदी को लेकर पहले से ही जिज्ञासा रही है, क्योंकि हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए देश को जोड़ने का काम करती है। और मैं रोहिणी जी ऐसा मानता हूं, हिंदी जानने की नहीं, जीने की भाषा है। इस भाषा के प्रति रुझान निर्माण करने का काम रणसुभे जी ने किया, गुरुजनों ने किया। मेरे एक दिवंगत गुरुजी थे डॉक्टर अंबादास देशमुख जी, जिनके कारण भाषा के प्रति एक रुचि पैदा हुई। यह भाषा भारतीयों को, भारतीयों के भीतर और भारतीयों के जनमानस में बैठी हुई। मैं ऐसा मानता हूं कि वह हिंदी ही है जो इस देश को भावात्मक एकता में बांधती है। तो इस भाषा को लेकर पहले से ही रुझान रहा और एक जमाना था विद्यार्थी अवस्था में जब कभी हम गुलशन नंदा को भी पढ़ा करते थे। मैं गुलशन नंदा को साहित्यकार नहीं मानता, परंतु ये मानता हूं कि हिंदी का पाठक वर्ग तैयार करने में गुलशन नंदा का बड़ा योगदान रहा। गुलशन नंदा के पॉकेट बुक्स वाले उपन्यास शुरुआती दिनों में हमने पढ़े, हमने ओशो को सुना और इस भाषा को लेकर एक जिज्ञासा निर्माण हुई कि इस भाषा में ऐसा क्या है जो लाखों करोड़ों दिलों में यह भाषा बसती है। फिजी में, सुरीनाम में, दुनिया भर के देशों में पढ़ाई जाती है। आज दुनिया के 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इसका मतलब यह है कि यह चीज कुछ है जो नए सिरे से लोगों को देखती है, समझती है और जीवन की व्याख्या करती है। साहित्य क्या है? जीवन की व्याख्या ही तो है। तो हिंदी को लेकर मेरे मन में, एक विद्यार्थी के मन में जैसे जिज्ञासा होती है वैसे जिज्ञासा रही और मातृभाषा मराठी होने के बावजूद भी रोहिणी जी, लोग कहते हैं कि मैं जितनी सफाई से हिंदी बोल लेता हूं उतनी ही सफाई से मराठी बोलता हूं।
किंतु मेरा ये मानना है कि भाषा साधना की चीज है, उसे संग्राह्य करना होता है, उसे आत्मसात करना होता है, उसके भीतर उतरना होता है और अपने आप को टटोलना भी होता है। तो हिंदी को लेकर जो एक सफर मैंने शुरू किया था वो कहीं न कहीं मेरे भीतर की यात्रा वो कर रहा था और उसी का नतीजा है कि मैं हिंदी को लेकर आगे बढ़ता रहा, काम करता रहा और अभी भी काम कर रहा हूँ। हाँ सर, ये झुकाव तो आपका समझ में आ गया हिंदी के प्रति, लेकिन आप एक प्रोफेसर है और उसके बावजूद आपने बहुत सारा लेखन किया है, तो साहित्यकार के रूप में आज आप जाने जाते हैं। तो ये जो प्रोफेसर से साहित्यकार बनने तक आपका सफर है, ये कैसे हुआ? एक व्याख्या करिए आप। जी, क्या है, पढ़ने लिखने की रुचि तो विद्यार्थी अवस्था से रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत मेधावी विद्यार्थी रहा हूं, मैं कतई मेधावी विद्यार्थी नहीं था, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। आज जो कुछ भी मैं हूं दो ही कारणों से हूं। एक तो गुरुजनों का सानिध्य और दूसरा मेहनत। कि मैंने अनुभव किया कि साहित्य के क्षेत्र में वे सारे लोग अब आने चाहिए जो सालों से, सैकड़ों वर्षों से उस परिधि से बाहर थे। साहित्य लेखन के प्रति रुझाव, मैं पहले बहुत ईमानदारी से यह स्पष्ट कर दूं कि मैं सृजनात्मक साहित्यकार नहीं हूं, मैं आलोचक हूं। समीक्षा मेरा रुचि का विषय, मेरे चिंतन का विषय और मेरी अभिव्यक्ति का विषय रहा है। शोध के बहाने में समीक्षा से जुड़ा। मैंने 2004 में हिंदी के कालजयी उपन्यासों पर गुरुदेव रणसुभे जी के मार्गदर्शन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शोध और आलोचना साथ साथ ही चलते हैं। शोध एक अलग परिपाटी लेकर आता है तो आलोचना कहीं न कहीं उसकी छाया बनकर आती है। सर, मैं इसी में एक आपको प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आलोचना आपके अभी लेखन में देखने को मिलता है। बड़े बड़े साहित्यकार आलोचना करने से डरते हैं, लेकिन आपने आलोचना का ग्रंथ ही लिखा है, तो ये मतलब आप में कहाँ से और इतने दृढ़ता से आप एक कैसे लेखन कर सकते हैं? जी, क्या है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने सही कहा कि आलोचना का प्रांत बहुत ही अलक्षित रहा है। दूसरी बात, चुनौतीपूर्ण माना गया है। और तीसरी बात, यह बौद्धिक कवायद की मांग करता है, ऐसा कहा जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य को समाज तक और सुधी पाठकों तक ले जाने का काम एक आलोचक ही करता है। साहित्य, प्रेमचंद ने कहा था, साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है। मैं ऐसा मानता हूं कि साहित्य और साहित्यकार के बीच अगर कोई खड़ा है तो वो आलोचक ही होता है, और वो आलोचक साहित्य की नई व्याख्या करता है। साहित्य के दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा करवाता है। वह आलोचक ही होता है जो रचना के भीतर उतरकर रचना की अर्थवत्ता को समझाता है। वह आलोचक ही होता है जो साहित्य के विविध कटघरों को तोड़ने का काम करता है, और वह आलोचक ही होता है जो साहित्य की समझ को विकसित करने का काम करता है। मैं ऐसा मानता हूं कि आलोचक हमेशा अच्छी रचना को सुधी पाठकों तक ले जाने का काम करता है, और उसी से रचना को समझने का एक रास्ता भी मिलता है। इसलिए कई बार आलोचना को चुनौतीपूर्ण माना गया, परंतु किसान पुत्र होने के कारण मुझे लगा कि इस चुनौती को मुझे स्वीकार करना ही चाहिए, और आलोचना के क्षेत्र में कुछ चहलकदमी नहीं कहूंगा मैं, आलोचना के क्षेत्र को आजमाना चाहिए, और अपनी जो धारणाएं हैं, अपना जो चिंतन है, अपनी जो दृष्टि है रचना की ओर देखने की, वो पेश करनी चाहिए। और उसी कारण मैं आलोचना के क्षेत्र में आया, एक कारण। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदी में आलोचना की एक लंबी परंपरा है। उस लंबी परंपरा में
परंपरा की ओर मैं जब देखता हूं तो महसूस करता हूं कि आज जिस समय में मैं आलोचना के क्षेत्र में आया हूं, यह आलोचना के लिए शून्य काल है, यह आलोचना के लिए संकट का काल है, यह आलोचना में दुर्भिसंधियों का काल है। बावजूद इसके मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छी आलोचना लिखी जा रही है और अच्छे आलोचक आज तैयार हो रहे हैं। ज्योतिष जोशी जी हो, हमारी अग्रवाल जी हो, उसके बाद खगेंद्र ठाकुर जी हो, कई सारे नाम जो आज आलोचना के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे चौथीराम यादव जी हो या डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी हो, ऐसे कई आलोचक जो इस क्षेत्र को समृद्ध कर रहे हैं। मुझे लगा कि जहां जहां ब्लाइंड स्पॉट्स है उसको मैं चिन्हता जाऊं और अपनी पहचान दर्ज करता जाऊं और उसी को केंद्र में रखते हुए मैं आलोचना के क्षेत्र में काम करता हूं। सर, आपने जो रचनाएं आपकी लिखी है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि आपने जो ग्रंथ लिखे हैं उसके बारे में। जी देखिए, मेरा जो रचना कर्म रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं आलोचना के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मेरी कुल अब तक 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। 18 में से 5 मौलिक पुस्तकें हैं जो समीक्षा की हैं और 13 संपादित पुस्तकें हैं। मेरी एक पुस्तक है आलोचना का स्वराज रोहिणी जी, जिस पुस्तक को महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी पुरस्कार मिला। 2018-19 में ये रचना पुरस्कृत हुई, आलोचना की पुस्तक पुरस्कृत हुई। मेरा लेखन 2004 से शुरू हुआ। शुरू में संपादन में काम किया मैंने, अर्वाचीन हिंदी काव्य को लेकर, निबंधों को लेकर, उसके बाद हिंदी के महत्वपूर्ण रचनाकारों को लेकर संपादन का काम किया मैंने। अज्ञे पर मैंने 2 खंडों में काम किया है, कवियों के कवि अज्ञे और गद्यकार अज्ञे और उनकी रचना धर्मिता नाम से। अज्ञे पर यह किया गया अत्यंत महत्वपूर्ण काम इसलिए है क्योंकि अज्ञे की जन्मशती के अवसर पर ये 2 खंड प्रकाशित हुए थे। उसके बाद मुक्तिबोध पर मैंने काम किया संपादन के रूप में, गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन और संदर्भ। उसके बाद अभी हाल ही में रेणु की शताब्दी पूरे देश भर में बनाई गई, तो रेणु को लेकर मैंने एक पुस्तक संपादित की है, फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्य संदर्भ और प्रकृति नाम से। हाशिये का समाज और हिंदी मराठी साहित्य नाम से एक पुस्तक आई है। अलावा इसके 2 अनुवाद संपादन की मेरी पुस्तकें हैं। हमारे नांदेड़ विश्वविद्यालय के जो पूर्व कुलपति रहे हैं डॉक्टर पंडित विद्यासागर जी, जो बहुत बड़े विज्ञान साहित्य के लेखक भी हैं, उनकी 2 पुस्तकें हैं जिनका हिंदी में मैंने अनुवाद संपादन किया है। पहली है गीत गाए विज्ञान के और दूसरी है खोज एहसासों की। तो ये 2 पुस्तकें मैंने अनुवाद संपादन की। साधारणतया मेरा जो रुझान रहा है कि जिन लेखकों पर लिखा नहीं गया है, जिनकी ओर ध्यान नहीं गया है, जिनकी सृजन धर्मिता से हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ है, बावजूद इसके उनको साहित्य के केंद्र में लाने का, साहित्य के केंद्र में नए सिरे से लाने का काम मैं करता आया हूं। ये 18 पुस्तकें मेरी सृजन यात्रा रही है। वैसे हर लेखक को, रचनाकार को उसको प्रत्येक पुस्तक प्रिय होती है, परंतु मेरा ये मानना है कि ये 18 मेरी संतानें हैं और उसके चलते मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। परंतु सुधी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि मैं अभी भी मानता हूं कि मैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अभी प्रवेश कर रहा हूं। अभी मैं 2 कदम चला हूं, अभी मीलों लंबा सफर तय करना है। अभी कई सारी चीजें समझनी है, जाननी है। और साहित्य में काम करने वाला व्यक्ति आजीवन विद्यार्थी होता है। मैं आजीवन अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं और उसी का कारण है कि पढ़ने लिखने की आदत आज भी बनी हुई है और लगातार उसमें मैं जुड़ा हुआ हूं। सर, आप लेखन तो करते ही हैं, एक साहित्यकार के रूप में उभर भी आए हैं, ग्रंथ लेखन किया है। उसके साथ साथ आपने 200 से अधिक व्याख्यान दिए हैं
जो महापुरुषों के क्रांतिदर्शी विचार लोगों तक, विद्यार्थियों तक पहुंचाने का जो आपका एक काम है, तो ये एक प्रकार का एक काम आपका कब से चल रहा है और ये इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। कब से चल रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। जब से जिंदगी को समझना शुरू किया है तब से ये चल रहा है। देखिए, महाराष्ट्र को समाज सुधारकों की एक लंबी परंपरा है, विरासत है, जो उत्तर भारत को नहीं है। महाराष्ट्र में समाज परिवर्तन के लिए काम करने वाले कई सारे महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने कार्य कृतित्व से केवल महाराष्ट्र को ही नहीं, समूचे देश को दिशा देने का काम किया। मेरा ऐसा मानना है कि इन महापुरुषों की क्रांतिदर्शी विचारधारा युवाओं तक जानी चाहिए। एक युग को जिन महापुरुषों ने आंदोलित किया था, संचालित किया था, एक युग का मार्गदर्शन जिन महापुरुषों ने किया था, उन महापुरुषों के प्रेरणादायी विचार युवा पीढ़ी तक जाना आवश्यक है। उस युग में जाना आवश्यक है जब ये मोबाइल का युग कहा जाता है, ये संगणक का युग कहा जाता है, ये संचार क्रांति का युग कहा जाता है, ये ज्ञान के विस्फोट का युग कहा जाता है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि महापुरुषों के विचार कल भी आवश्यक थे, आज भी आवश्यक हैं और भविष्य में भी आवश्यक होंगे, क्योंकि उन्हीं विचारों से समाज का पुनर्गठन हो सकता है, सोशल रिफॉर्मेशन हो सकता है, एक नई समाज व्यवस्था, एक नया मानव और नए मूल्यों के साथ अगर हमें निर्माण करना है तो महात्मा बुद्ध से लेकर, महात्मा बसवन्ना से लेकर, महात्मा कबीर से लेकर, महात्मा फुले से लेकर, महात्मा गांधी से लेकर, महाराष्ट्र को जो एक लंबी परंपरा है, फुले शाहू अंबेडकरी विचारों की परंपरा, वो परंपरा कहीं न कहीं हमारे युवा मनों तक जाना आवश्यक है। इसलिए मेरी ये कोशिश रही है कि इन तमाम महापुरुषों के विचार युवा पीढ़ी तक पहुंचे, उन विचारों का उत्सव न हो, उन विचारों का जागरण हो। और वही जागृति लाने के लिए रेणापुर तहसील में तो एक भी स्कूल नहीं है जहां मैं नहीं गया। अब पूरे लातूर जिले में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के प्रत्येक विश्वविद्यालय में मैं अलग अलग कारणों से व्याख्यान के लिए जाता रहा हूं। और मेरी ये रुचि का विषय केवल नहीं है, ये मेरे चिंतन का भी विषय है कि जिन महापुरुषों ने हमें दिशा दिग्दर्शन किया है, उन्हीं महापुरुषों के पथ पर चलकर एक भावी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, और इस पर मेरा पूरा विश्वास है। हाँ सर, ये काम तो आप महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर कर ही रहे हैं, लेकिन आपका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी आपने बहुत सारे कार्यक्रम के आयोजन किया है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए सर। रोहिणी जी, चूंकि आप मेरी विद्यार्थिनी भी रह चुकी हैं, हाँ सर, और आप जानती हैं कि हिंदी विभाग के माध्यम से महाविद्यालय के स्तर पर और हिंदी साहित्य परिषद के माध्यम से पूरे संगठन के स्तर पर, इन दो स्तरों पर विगत 25-26 सालों से मैं काम कर रहा हूं। महाविद्यालय के स्तर पर हम कई प्रकार के आयोजन करके आए हैं। ग्रामीण हिस्से के विद्यार्थी सोचते हैं, समझते हैं, उनका भी एक भाव विश्व होता है, उनका भी एक विचार विश्व होता है, वो भी हमारे आसपास की जो चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। समस्या वहां आती है कि जब उनकी अभिव्यक्ति के लिए मंच नहीं होता। मंच लेखन के माध्यम से हो या मंच वाक यज्ञ के माध्यम से हो, वाणी के माध्यम से हो, हम ग्रामीण भाग के विद्यार्थियों को लिखने के लिए प्रेरित करते आए हैं। विगत 25-26 वर्षों से
हम हिंदी विभाग की ओर से मुखपत्र चलाते थे, कालजयी उसका नाम है, जिस मुखपत्र में अनेक विद्यार्थी लिखते आए हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते आए हैं, अपनी धारणाओं को, अपने चिंतन को और अपने जीवन दृष्टि को व्यक्त करते आए हैं। मैं ऐसा मानता हूं, और कालजयी के नीचे हमने एक वाक्य लिखा है कि छात्रों की अभिव्यक्ति का स्पंदन धीरे धीरे हो रहा है। और ये केवल कालजयी के मार्फत ही नहीं, ग्रामीण हिस्सों के विद्यार्थियों में सबसे बड़ी कमी होती है आत्मविश्वास की, और हम उन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भरने के लिए साक्षात्कार प्रतियोगिता लेते आए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए वक्तृत्व प्रतियोगिता लेते आए हैं, उन विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता लेते आए हैं, और साथ ही विद्यार्थियों को बोलने के लिए मंच देते आए हैं। इसका मतलब है कि लेखन और वाणी दोनों के स्तर पर विद्यार्थियों के भीतर एक आत्मविश्वास जगाना, साहित्य, भाषा, समाज, संस्कृति, कला, इन सब को लेकर उसके मन में एक सोच पैदा करना। रोहिणी जी, शिक्षा क्या है? सोच पैदा करने का जरिया है, और यह सोच पैदा होनी चाहिए, एक स्पष्ट सोच, एक स्पष्ट दिशा, और वो सोच विकसित होगी तो व्यक्तित्व अपने आप विकसित होगा। तो व्यक्तित्व विकास के लिए जो भी चीजें हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वह निरंतर हम करते आए हैं। जहां तक हिंदी साहित्य परिषद का सवाल है, हम हर साल पूरे मराठवाड़ा के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करते आए हैं। एक दो प्रतियोगिता में आपने भी हिस्सा लिया था, पुरस्कृत हो चुकी हैं, और पूरे मराठवाड़ा भर से विद्यार्थी लिखते आए हैं। किन्नौर से लेकर यहां उमरगा तक ये 350 किलोमीटर का फासला है, 300-350 किलोमीटर का फासला, कि किन्नौर से लेकर उमरगा तक के विद्यार्थी उसमें लिखते हैं और हिंदी को अपनी भाषा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी परिषद के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए और नागरिकों के लिए, इन तीनों इकाइयों के लिए हम काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिताएं, शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, परिसंवाद और विविध प्रकार के आयोजन, पुस्तक परिचय के कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं। और नागरिकों के लिए हमने नाट्य मंचन का आयोजन किया। आपको मैं बता दूं कि सन 2010 में रोहिणी हट्टंगडी लातूर आई थी, और रोहिणी हट्टंगडी ने हिंदी में 1 एक्ट प्ले किया था अपराजिता नाम से। उसके बाद वादळ निळ्या क्रांतीचे नामक नाटक का भी आयोजन हमने लातूर में किया था, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन पर केंद्रित है। तो नागरिकों में भी मूल्यों के संस्कार पहुंचे, चेतना के संस्कार पहुंचे, जीवन के संस्कार पहुंचे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और ये काम अभी भी जारी है। हाँ सर, एक काम के बारे में तो हम जानते हैं सर, और एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य परिषद की तरफ से हिंदी साहित्य भवन बनवाया गया, तो उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी बताइए। मैं तमाम श्रोताओं को बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि लातूर में बनी हुई ये संस्था, जो 1996 में स्थापित हुई, डॉक्टर रणसुभे जी के मार्गदर्शन में वो काम कर रही है, संस्थापक वही हैं, और मैं विगत 22-23 वर्षों से इस संस्था से जुड़ा। हमारी एक पूरी टीम है रोहिणी जी, अकेला चना भाग नहीं फोड़ सकता है, एक पूरी टीम है, और ये टीम वर्क है। आज हिंदी परिषद के नाम से एक भवन बना है, हिंदी परिषद के द्वारा, साहित्य संस्कृति भवन नाम से। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में यह अकेली संस्था है जिन्होंने सरकार का कोई अनुदान न लेते हुए अपने बलबूते पर 3 कार्यशालाओं का, 4 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का और कई प्रकार के आयोजन अब तक किए हैं। हिंदी साहित्य परिषद ने जब ये संकल्प किया कि लातूर में भवन होना चाहिए, आपको जानकर ताजुब नहीं होना चाहिए कि हिंदी के 40-45 अध्यापकों ने एकत्र आकर 5 लाख रुपए की राशि जमा की
एक प्लॉट खरीदा गया और हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा तत्कालीन सांसद डॉक्टर जनार्दन वाघमारे जी ने इस भवन के भूखंड पर भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी, सांसद फंड दिया। आज लातूर से 5 किलोमीटर दूरी पर हिंदी परिषद का ये साहित्य संस्कृति भवन साहित्य संस्कृति का केंद्र बना हुआ है। रेणु पर जो 5 मार्च को हमने राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया वो वहीं पर हुआ और ये भवन निर्माण होना एक पीढ़ी का सपना था। पुरानी पीढ़ी ने सपना देखा था, नई पीढ़ी ने उसे साकार किया। आने वाले भविष्य में भी कई सारे हमारे संकल्प हैं, कई सारे हमारे सपने हैं। मुझे लगता है कि पूरी शिद्दत के साथ हम लोग इस काम में जुड़े हुए हैं और तमाम हिंदी गण इसमें सहयोग दे रहे हैं। आर्थिक सहयोग हर व्यक्ति दे रहा है, बौद्धिक सहयोग हर व्यक्ति दे रहा है और जहां तक फील्ड वर्क का सवाल है, फील्ड वर्क पर भी एक टीम काम कर रही है। लगातार हम काम कर रहे हैं और हम जानते हैं कि यह काम अपने अंजाम तक पहुंचेगा। आपका सहयोग योगदान इसमें है तो ये काम आगे भी बढ़ेगा। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि हिंदी दिवस के अवसर पर कि विद्यार्थियों का हिंदी के प्रति लगाव कैसे हम बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी। आप भली बातें जानती हैं कि मैंने आपके साथ मराठी में कभी संवाद नहीं किया, न कक्षा में न कक्षा के बाद। गुरुदेव रणसुभे जी ने एमए पूरा होने के बाद अपनी अंतिम तासिका में हमें यह कहा था कि हिंदी में काम करना है, हिंदी अध्यापक बनना है तो एक मूल मंत्र बना लो कि आप अपने विद्यार्थियों से कभी भी हिंदी के सिवाय किसी भाषा में बात नहीं करेंगे। कक्षा में हो या कक्षा के बाहर हो, आप हिंदी में ही बात करेंगे। आप भी एक हिंदी शिक्षक हैं और आप भी अनुभव करती होगी कि जब आप हिंदी बोलने लगती हैं तो विद्यार्थी भी धीरे धीरे हिंदी बोलने लगते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। और आपको मैं बताऊं, दुनिया की कोई भी भाषा बोलने से ही आत्मसात होती है, लिखना बाद में, पहले बोलना है। बच्चा जब मातृभाषा सीखता है तो लिखकर नहीं सीखता, बोलकर सीखता है, अनुकरण से सीखता है, अर्जित करता है। ठीक उसी तरह से हिंदी को हमें जन जन तक अगर पहुंचाना है तो आपको निरंतर हिंदी में संभाषण करना होगा, वार्तालाप करना होगा, संवाद करना होगा। और विद्यार्थियों के मन में इस भाषा की जो मिठास है, इस भाषा की जो कारीगरी है, कुशलता है, इस भाषा का जो सौंदर्य है, उसको पहुंचाने के लिए आपको विद्यार्थियों तक जाना होगा, विद्यार्थियों के मन तक पहुंचना होगा। और उसको इस भाषा में जो अच्छी रचनाएं लिखी गई है, अच्छी कविताएं, अच्छे उपन्यास, अच्छी कहानियां, अच्छी छोटी छोटी पुस्तकें, वो आपको पढ़ने के लिए देनी होगी। धीरे धीरे विद्यार्थी उस भाषा की ओर आकृष्ट होगा और एक दिन वह समझ लेगा कि यह भाषा अब मुझे लिखनी है और पढ़ते पढ़ते वह लिखना शुरू कर देगा। मैं हमेशा इस बात का विरोधी रहा हूं कि पहले व्याकरण सीखो और बाद में भाषा सीखो। मैं ऐसा मानता हूं कि पहले भाषा सीखे, बाद में व्याकरण सीखे। हमने जब बचपन में भाषा सीखी थी तो व्याकरण नहीं सीखा था, हमने पहले भाषा सीखी, व्याकरण बाद में हमने सीखा। इसलिए मैं मानता हूं कि भाषा को पहले सीखे, समझे, उस भाषा की प्रकृति को हम समझे और उसके बाद व्याकरण को हम सीखें। व्याकरण भी उतना ही जरूरी है जितनी की भाषा है। किंतु हिंदी में रुचि बढ़ाने के लिए आप हिंदी की छोटी छोटी कहानियां बताते जाएं, छोटी छोटी कविताएं बता जाएं। क्लास की शुरुआत अगर आप छोटी छोटी 1-2 मिनट की कहानी, पंचतंत्र की सुंदर सुंदर कहानियां, वो पंचतंत्र की कहानियां जो बोध देती है, सीख देती हैं, प्रेरणा देती हैं, विचार देती हैं और प्रत्येक कहानी में जीवन का कोई न कोई मूल्य है।
अगर आप इस ढंग से रोज जाते विद्यार्थियों के सामने जाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि एक दिन वह विद्यार्थी आपसे हिंदी में ही बोलना शुरू कर देगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो मंच पर खड़ा होकर हिंदी में बहुत साहस के साथ, धैर्य के साथ बात कर सकेगा। उसके लिए अनेक प्रयोग किए जा सकते हैं, अनेक प्रकार से काम किया जा सकता है। ये कुछ मैंने उदाहरण आपके सामने रखे। हाँ सर, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में तुलना हो रही है। तो ये तुलना होते समय अंग्रेजी का पलड़ा थोड़ा सा भारी होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं सर? देखिए, भाषा की तुलना करना गलत है, पहली बात। उसका कारण है कि प्रत्येक भाषा की एक प्रकृति होती है। प्रत्येक भाषा भाषियों का एक सुनने वाला, समझने वाला, जानने वाला परिवार होता है। हिंदी और अंग्रेजी की तुलना नहीं होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि भाषा हमेशा बहनों की तरह होती है, भाषा भगिनियां होती हैं और भाषा कभी द्वेष नहीं करती। हिंदी ने न कभी अंग्रेजी का द्वेष किया, न अंग्रेजी ने हिंदी से कभी घृणा की। यह हम लोग हैं जो भाषा के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। यह हम लोग हैं जो किसी भाषा को ऊंचा दर्जा देते हैं और किसी भाषा को निम्न दर्जा देते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के युग में अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो मैं मानता हूं कि आपको अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। आपका अनेक भाषाओं पर अधिकार होना चाहिए। आज के समय की सबसे बड़ी मांग क्या है? तो बहुभाषी बनने की जरूरत है। मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र को जानना है तो आपको मराठी पढ़नी पड़ेगी। देश को जानना है तो हिंदी का दामन पकड़ना पड़ेगा। और नेहरू जी ने कहा था कि अंग्रेजी दुनिया की ओर देखने की खिड़की है। ये दुनिया की ओर देखने की खिड़की खोलनी पड़ेगी। खिड़कियां बंद रहेगी तो दम घुट जाएगा। इसलिए अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसका मतलब हिंदी कम है ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि दुनिया के 150 विश्वविद्यालयों में आज हिंदी पढ़ाई जा रही है और सुरीनाम, मॉरिशस जैसे देश में तो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भाषा एक दूसरे से कमतर नहीं। भाषा तभी मायने रखती है जब उसके बोलने वाले लोग अधिक मात्रा में होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। एक समय था कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी थी, उसके बाद अंग्रेजी थी, उसके बाद हिंदी थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि आज हिंदी पहले क्रमांक पर आ चुकी है और यूनो ने भी हिंदी को स्थान दिया। इसका मतलब यह है कि दुनिया अब हिंदी की महत्ता को मान चुकी है, उसकी अहमियत को समझ चुकी है। और जब मल्टीनेशनल ब्रांड की बात आती है, वैश्वीकरण की बात आती है, तब तो आपको भाषा की दीवारें तोड़कर बाहर आना ही पड़ता है। और तब आप संकुचित दायरे में नहीं रह सकते कि मैं मराठी भाषी हूं तो मैं हिंदी को कैसे अपनाऊं, मैं हिंदी भाषी हूं तो अंग्रेजी को कैसे अपनाऊं, मैं अंग्रेजी भाषी हूं तो चीनी को कैसे अपनाऊं। देखिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में जो बात होती है, दुनिया को मुट्ठी में करना है तो आपको अनेक भाषाओं को सीखना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा और उस भाषा पर सवार होकर ही आप दुनिया की सवारी कर सकते हैं। और यही मेरा मानना है। सही बात है। दुनिया तो हिंदी का महत्व जान रही है और हमारे संविधान में भी, संविधान में 343 से 351 में यह प्रावधान है कि संघ की भाषा हिंदी होनी चाहिए और बड़े तौर पर हमारे देश में बोली भी जाती है। लेकिन आज भी हम ऐसा देखते हैं कि दक्षिणी लोग इसका विरोध करते हैं। तो ये क्यों होता है सर? देखिए, उसके कई कारण है रोही जी। मूलतः हिंदी विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी लोगों पर लादी गई भाषा नहीं है।
ये भाषा स्वाधीनता आंदोलन की भाषा है, ये भाषा जनजीवन की भाषा रह चुकी है, ये भाषा उन तमाम भारतीयों की भाषा रही है जो अपने को अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं। हिंदी शांति की भाषा है, पर मैं मानता हूं कि वह क्रांति की भी भाषा है। हिंदी जीवन को समझने का औजार है, और हिंदी ही है जो वीरता का संदेश देती है। आदिकालीन साहित्य, आपको याद होगा कि चारण कवियों ने जो कविताएं लिखी, उन कवियों की कविता में वीरता का संदेश है। हिंदी का आरंभ ही वीरता से होता है, नपुंसकता से नहीं। स्वतंत्रता पूर्व काल में भी और स्वाधीनता के बाद भी हिंदी हमारी देश की प्रमुख भाषा रही है। दक्षिण के विरोध का जहां तक सवाल है, दक्षिण भारतीयों को लगता है कि यह भाषा हम पर लादी जा रही। एक तो हमारे देश में भाषा के नाम पर राजनीति होती रही, पर हम लोगों को राजनीति की भाषा समझनी चाहिए। राजनीति की भाषा यही होती है कि लोगों को तोड़ो और राज करो। भाई अंग्रेज तो चले गए, पर उनकी संतानें आज भी है, उनकी संतानें हैं या रोहिणी जी अभी भी, और वही भाषा के नाम पर भेदभाव तैयार कर रही, भाषा के नाम पर तोड़ने का काम कर रही। उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को पूरब से, पूरब को पश्चिम से, पश्चिम को पूर्व से। ये जो तोड़ने की नीति होती है, यह राजनीति की परिघटना है। दक्षिण में, विशेषतः तमिलनाडु में, जो डीएमके नामक पार्टी अस्तित्व में आई, उसका मूल एजेंडा ही हिंदी विरोध था, द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम, और हिंदी विरोध के रूप में वो आए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब से यूपीएससी में प्रशासन के लिए जो नौकरियां हैं प्रशासन में, उसके लिए अंग्रेजी के लिए हिंदी विकल्प बना है, तब से दक्षिण वाले भी परीक्षा हिंदी में ही दे रहे। आज दक्षिण के जितने भी राज्य हैं, वो चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो या अन्य राज्य, इन राज्यों में हिंदी स्कूल बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका दूसरा पक्ष ये भी है, दक्षिण वालों को लगता है कि उत्तर का राज बन रहा है, क्योंकि ये उत्तर की भाषा है। देश के 9 प्रांतों की ये मातृभाषा रही है, और यही कारण है कि उनको लगता है कि यह हम पर लादी गई, थोपी गई भाषा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पिछले 14 सितंबर को एक वक्तव्य दिया था, कुमार रेड्डी उनका नाम है, एचडी कुमार रेड्डी। उन्होंने वक्तव्य दिया था, हिंदी अगर लादी जाएगी तो देश टूट जाएगा। देखिए, इसका भी आत्मपरीक्षण हम लोगों को करना पड़ेगा, विशेषतः उत्तर वालों को करना पड़ेगा। हिंदी को थोपने का काम नहीं करना है, हिंदी को सहजता से स्वीकारने का काम करना, और आप जन जन तक उस भाषा को लेकर जाने का काम करो, लोग उसे स्वीकारेंगे। लादने का काम करेंगे, लोग उसे नकारेंगे। हिंदी की अस्मिता को हम अगर भारतीय अस्मिता में तब्दील कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि दक्षिण का विरोध भी एक दिन खत्म हो जाएगा। और दक्षिण के मन में इस भाषा के बारे में जो एक प्रकार से द्वेष की भावना, थोड़ी बहुत द्वेष की भावना रही है, वो समाप्त हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को प्रेम से जीतना चाहिए, दबाव बनाकर या उन पर लाद कर उनको जीता नहीं जा सकता। इसलिए इस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए, और आप काम करते रहो। निश्चित रूप से इस भाषा को लेकर जो अनेक गलत फहमियां हैं, वो गलत फहमियां दूर होती जाएगी, और हिंदी जन जन की भाषा थी, है और बनी रहेगी। सर, दक्षिण में अभी हिंदी भाषा के स्कूल बढ़ रहे हैं, यूपीएससी में उसका अभी महत्व आया है हिंदी को, लेकिन आज भी जन सामान्य के मन में ये प्रश्न है कि अगर हमारा बच्चा गणित पढ़ेगा तो वो एक अच्छा इंजीनियर बन जाएगा,
अगर वो विज्ञान पढ़ेगा तो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, तो उनको ये लगता है कि हम उनसे हिंदी क्यों पढ़ाए। तो इसके बारे में आप कुछ हमें बता सकते हैं? देखिए, हिंदी मैंने पहले ही कहा कि ये जन जन की भाषा है। हमारा जो स्वाधीनता आंदोलन लड़ा गया, वह सारा स्वाधीनता आंदोलन हिंदी के बलबूते पर खड़ा हुआ। ऋषि दयानंद जब कलकत्ता से निकले थे आर्य समाज की पताका लेकर, तब उनको लोगों ने कहा था कि आर्य समाजी विचारों को अगर देश भर में पहुंचाना है तो आपको हिंदी में ही बात करनी होगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए देश को समझने, जोड़ने और जानने की भाषा हिंदी रही है। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी किस लिए पढ़ी जाए। हिंदी इसलिए पढ़ी जाए क्योंकि हिंदी आज रोजगार की भी भाषा है। मीडिया का क्षेत्र, फिल्म का क्षेत्र, बैंकिंग का क्षेत्र, विधि का क्षेत्र, प्रशासन का क्षेत्र, ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है। संगणक में भी हिंदी आ चुकी है। जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हिंदी नहीं है। जीवन के सभी क्षेत्रों में हिंदी अपना कब्जा कर चुकी है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में हिंदी के माध्यम से आपको रोजगार मिल सकता है। विविध कंपनियों में, बैंकों में, आपको शायद मालूम होगा कि बैंक में हिंदी अधिकारी का पद होता है। जी सर। बैंक हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं। तो बैंकिंग का क्षेत्र हो, बीमा का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, विधि का क्षेत्र हो, फिल्म जगत हो, और ये जो इडियट बॉक्स है टीवी का क्षेत्र में तो आज इतने अवसर है। रोज नए धारावाहिक, रोज नए कलाकार, रोज नए विज्ञापन, रोज नए एंकर, रोज नई नई चीजें आ रही हैं। और पूरे देश भर में फैलना है, जाना है, तो हिंदी के सिवा नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी केवल भावनात्मक भाषा नहीं है। हिंदी रोजगार दिलाने वाली भी भाषा है, बशर्ते कि उसको हम समझे, जाने और उसको ठीक ढंग से हम आत्मसात करें। सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया। हिंदी का महत्व हम दर्शकों तक अच्छे से पहुंचा सकेंगे आपके माध्यम से। इसके अलावा मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप इतने व्याख्यान देते हैं लोगों को, तो उस व्याख्यान में ऐसा कोई प्रसंग है जो आपको यादगार है, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, प्रसंग तो कई हैं, लेकिन एक प्रसंग आपको जरूर कहना चाहूंगा। एक स्कूल में मैं वार्षिक स्नेह सम्मेलन के अवसर पर व्याख्यान देने गया था। व्याख्यान पूरा हुआ। मैंने बोधप्रद कुछ कथाएं, कुछ प्रसंग और मोटिवेशनल बातें विद्यार्थियों के सामने कही थी। मैंने चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात उनसे कही थी कि अब भावी पीढ़ी आप ही हैं, इस राष्ट्र की आधारशिला आप ही हैं, इस राष्ट्र के भावी कर्णधार आप ही हैं। 12वीं कक्षा तक का वो स्कूल था। मैं व्याख्यान देकर स्टेज मंच पर से उतरा। जैसे ही मैं नीचे आया, एक 10-12 लड़के लड़कियों ने मुझे घेरा और उन्होंने कहा कि आपने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना, राष्ट्र प्रेम, इन सब के बारे में बताया। हम राष्ट्रभक्त बनना चाहते हैं, हम राष्ट्र प्रेमी बनना चाहते हैं, हम राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, हम क्या करें? मैंने रोहिणी जी उनको बच्चों को, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये सारे विद्यार्थी प्रेरित हो चुके हैं, उस स्टेज तक आए हैं जिस स्टेज तक मैं ले जाना चाहता था। मैंने एक लड़के को पूछा, रोज स्कूल से कितने बजे, घर से स्कूल के लिए कितने बजे निकलते हो? उसने कहा अमुक अमुक बजे निकलते। किस रास्ते से निकलते? उसने कहा कि अमुक अमुक रास्ते से निकलता। मैंने उसको कहा
कि उस रास्ते पर कोई पानी का नल दिखाई देता है? हाँ बोले, कई सारे नल होते हैं जहां से लोग आते जाते पानी लेकर जाते हैं, जल लेकर जाते हैं। मैंने कहा कभी ऐसा हुआ है कि आप रास्ते से आ रहे हो, नल से पानी बह रहा है और पानी भरने के लिए वहां कोई भी नहीं है, पानी ले जाने के लिए वहां कोई भी नहीं है और जल का अपव्यय हो रहा है? इस प्रकार का प्रसंग जब आप देखोगे तो एक ही काम करो, तुरंत जाकर बहते हुए पानी को बंद करो। वही राष्ट्रभक्ति है। इसे अब बंदूक लेकर सीमा रेखा पर जाने की जरूरत नहीं है, वहां लड़ने के लिए लोग हैं। हम अपने छोटे से कर्म से, छोटे से काम से अपने राष्ट्र के लिए योगदान दे सकते हैं। पानी बचाना, बिजली बचाना, वृक्ष बचाना, वृक्ष लगाना, ये भी एक राष्ट्र प्रेम है। मैं राष्ट्र प्रेम वह मानता हूं जिससे राष्ट्र का उत्थान होता है, अधपतन नहीं। आपका कोई भी कर्म जो राष्ट्र के उन्नति के लिए उठता है, मैं मानता हूं कि वह राष्ट्र प्रेम है। उसके लिए राष्ट्रगीत गाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रगीत गाना आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रगान गाने से ही राष्ट्रभक्ति होती है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। उल्टा ये हो सकता है कि आपके एक कर्म से राष्ट्र की शक्तियों का नाश होने से बचता है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति कोई नहीं हो सकती। सही बात है सर, आपके व्याख्यान से बड़े तो बड़े और छोटे भी प्रेरित होते हैं। तो आपका जो ये हिंदी का सफर है, इसके बारे में, आपके व्याख्यान के बारे में हमें जो भी जानकारी बताई, उसके ऊपर मैंने जो आपको प्रश्न किए, ये आपने बताया। थोड़ा सा मैं इसके आगे जाकर आपको आपके जीवन के ऊपर एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा एक खुशी का पल है, वो हमें बताइए आप। देखिए, जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जी सर। अप्स डाउन्स होते रहते हैं। जीवन में कई मान सम्मान की क्षण आए, कई अवसाद के भी क्षण आए, खुशियों के भी क्षण आए। रोहित, मैं आपको बता दूं कि जब मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा, मैं जा रहा था झारखंड, और झारखंड में मुझे व्याख्यान देना था। झारखंड में एक जिला है पलामू नामक, वहां एक नेशनल सेमिनार हो रहा था, और उस नेशनल सेमिनार के लिए मैं मुख्य वक्ता के रूप में जा रहा था। आपको मैं बताऊं, जब पहली बार मैंने हवाई जहाज में कदम रखा, ये मैं उनके खर्चे से जा रहा था, निमंत्रण से सम्मान उन्होंने दिया था, और मुझे झारखंड सुनना चाह रहा था। तो मैं जब हवाई जहाज में बैठा, मैंने पहली बार महसूस किया कि किसान का बेटा जो अत्यंत सामान्य परिवार से आया है, जिसके पीछे कोई विरासत नहीं है और जिसके आगे कोई लंबी परंपरा नहीं है, एक ऐसा किसान का बेटा हवाई जहाज से सफर करता है। उसका कारण क्या है मालूम है? उसका कारण है ज्ञान की निष्ठा, उसका कारण है अकूत मेहनत, उसका कारण है अपने आप को सिद्ध करने की तड़प। और उसी के चलते मैंने अपने खर्चे से तो कभी भी हवाई जहाज की यात्रा की जा सकती है, लेकिन लोग जब आपको सुनना चाहते हैं, बुलाते हैं, आपके वक्तव्य पर घंटों चर्चाएं होती हैं, उससे बड़ा खुशी का क्षण नहीं हो सकता। और दूसरा क्षण मैं आपको बता दूं खुशी का, कि 1995 में मैं रेनापुर के शिवाजी महाविद्यालय में ज्वाइन हुआ। उसी साल में विद्यार्थी संसद का प्रभारी भी था, और उस वर्ष कई विद्यार्थियों को लगा कि
नाटक खेला जाना चाहिए, नाटक रंगमंच पर आना चाहिए। हम लोग काम करना चाहते हैं। कई लड़के लड़कियां मेरे पास आए और कहने लगे कि सर स्नेह सम्मेलन के अवसर पर हम नाटक खेलना चाहते हैं, कोई न कोई एक मराठी नाटक हमें दिलाइए। मैं कई अच्छे नाटक ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था। अचानक एक दिन आया कि स्नेह सम्मेलन का दिन नजदीक आ रहा था। एक 3 सप्ताह के बाद स्नेह सम्मेलन होने वाला था, एनुअल गैदरिंग होने वाला था। विद्यार्थी रोज आकर मुझसे पूछ रहे थे, बात कर रहे थे। मैंने कहा यार अच्छा नाटक तो नहीं मिल रहा है। अच्छा, उसकी एक सीमा यह थी कि उसमें कोई स्त्री पात्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय कोई लड़की स्त्री पात्र के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसा नाटक चाहिए जिसमें सारे पुरुष पात्र हो। मैंने कहा कि एक मेरे लिए चुनौती है। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक वाक्य मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने एक जगह लिखा था कि संकट को अपनाओ, चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करो। आप धीरे धीरे उन चुनौतियों का सामना करना सीखेंगे। और हम हारे हुए लोग थे, तो हारे हुए लोग अगर हारते हैं तो उसमें दुख की बात तो होती नहीं। और हारे हुए हम लोग भी कुछ न कुछ हार में भी सीख कर जाते हैं। मैंने ये सोचा कि क्यों ना खुद ही नाटक लिखूं। और 1995 में मैंने मेरे सहयोगी डॉक्टर अर्जुन कसबे जी के सहयोग से नाटक लिखा। उसका नाम था मराठी में विस्कट लेले चेहरे। और वो नाटक हम रंगमंच पर लाए। नाटक खेला गया। रात के 11 बज चुके थे। नाटक पूरा हुआ। मैं प्रेक्षागृह में सबके अंत में बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे मन में भय था कि इस नाटक पर प्रतिक्रिया क्या होगी, दर्शकगण श्रोतागण इसे कैसे लेंगे। यह भय मेरे मन में था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि जैसे ही नाटक खत्म हुआ, सारे लड़के लड़कियां मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए। और रात के 11 बजे एक लड़की ने मेरे सामने नोटबुक की, कॉपी की और कहा कि सर आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इससे बड़ा खुशी का क्षण क्या हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो करने जा रहे हैं, उसको लोग इतना महत्व देते हैं, इतना उसको नवाजते हैं और इतना आदर देते हैं। तो खुशी के ये 2 क्षण मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, जिससे कि जीवन की एक लंबी यात्रा शुरू करने का उत्साह पैदा होता है। और ये कर रहे हैं सर। ये खुशी के क्षण हमें जानकर हमें भी बहुत खुशी हो गई। हिंदी दिवस के अवसर पर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या? देखिए, संदेश देने के लिए तो मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। अभी तो जीवन को जानने का सफर शुरू हुआ है। अभी कई उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जहां फूल भी हैं, कीचड़ भी है, सुगंध भी है, दुर्गंध भी है, जीवन भी है, संघर्ष भी है, कई सारी चीजें हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आप जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, मुझे लगता है कि आप अपने आप को बेहतर बनाओ। मुक्तिबोध का एक वाक्य मुझे हर बार प्रभावित करता है। मुक्तिबोध ने कहा था कि खुद को तलाशो और तराशो, खुद को तलाशो और तराशो। जैसे पत्थर को तोड़कर नगीना बनता है, मुक्तिबोध ने कहा था कि हर पत्थर में चमकता हीरा है, हर जीवन विमल सदा नीरा है। तो मेरा यह मानना है कि जीवन को हमें ठीक से समझना चाहिए, जीवन के मायने हमें समझने चाहिए। और जहां तक संदेश की बात आती है, मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम निरंतर काम करें। मैं आत्म प्रशंसा नहीं कह रहा हूं, के रूप में नहीं कह रहा हूं। रोहिणी जी, मेरे लिए प्रत्येक दिन नया दिन होता है।
मैं कल की तुलना में आज क्या हूं और आज की तुलना में कल कैसा रहूंगा, यह मैं रोज सोचता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया शिक्षक हूं। लोग कहते हैं कि हमने विद्यार्थियों का निर्माण किया है। मैं उल्टा कहता हूं कि मैं जो कुछ हूं विद्यार्थियों के कारण हूं। मैं रोज विद्यार्थियों की आंखों में अपने आप को देखता हूं और यह देखता हूं कि उनकी आंखों में जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य वही है और एक शिक्षक के नाते मैं दो पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा कि खुशबू बनकर महका करेंगे इन लहलहाती फसलों में। खुशबू बनकर महका करेंगे इन लहलहाती फसलों में, सूर बनकर गुनगुनाएंगे आने वाली नस्लों में। तो सूर बनने की जिद है और जिद पर कायम है। ये जिद बनी रहेगी। जिंदगी संघर्ष के कई रास्ते लेकर आएगी, परंतु उन सारी चुनौतियों का सामना करने का मादा हम पैदा करेंगे। इतना ही विश्वास अगर हम पैदा कर सके तो मुझे लगता है कि जीवन में कई संकट आए, कई चुनौतियां आई, आप उसका सामना कर सकते हैं, सहजता से कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने जो हमें इतना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया है हिंदी दिन के अवसर पर, आपका धन्यवाद हम कैसे करें ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने जो आपका कीमती समय हमें देकर उपकृत किया है, इसलिए मैं एक बार आपका धन्यवाद मानती हूँ सर। मेरा साक्षात्कार लिया रोहिणी जी, कई वर्षों के बाद आपसे संवाद करने का अवसर मिला। भाई शोयब जी हैं और नेटिजन्स परिवार की ओर से आप आए। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर मुझे भी आपसे संवाद करने का, चर्चा करने का अवसर मिला। बहुत सुखद अवसर है ऐसा मैं मानता हूँ और आप दोनों को भी मैं विशेष साधुवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही कायम रहे।